राजकुमारी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई रीत को अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से रीत को कहीं नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े। एक दिन क्लब में जब रीत ने अपनी पुरानी दोस्त के साथ अपने बॉयफ्रेंड सनम को देखा तो उसका दिल टूट गया। सनम रीत को धक्के मारकर उस क्लब से बाहर निकालने को हुआ कि तभी किसी की आवाज़ आई, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सामने बिजनेसमैन टाइकून आदित्य बिंद्रा को देख सनम और रीत के दोनों के होश उड़ गए। किसी का एहसान ना लेने वाली रीत की जिंदगी में फिर से महलों का सुख लिखा था। क्या आदित्य बिंद्रा ही उसका सपनों का राजकुमार था? रीत के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो अचानक सड़क पर आ गई? क्या रीत और आदित्य की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेठ ने कहा, ध्यान से सुनो और बाकी सबको भी बता देना। अगर ऐसी बातें फिर से सुनने को मिली तो अपनी नौकरी से जाओगे। अच्छा चलो ये फाइल्स ला कर दो। सेठ ने आकर आदित्य को बताया। उसने कुछ भी नहीं कहा। आदित्य ऐसे फाइल देखता रहा मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कुछ देर बाद वो बोला, रीत कल आएगी, उसका रूम साफ करवा देना। बीमारी से उठी है, कैसे करेगी इतना काम? और हाँ, उसके लिए एक असिस्टेंट भी रखो, काम का प्रेशर कम हो जाएगा। ओके सर। सर वो जो आपने उस दिन 2 लोगों के बारे में जानकारी लेने को कहा था, वो ये रही सर। उसने एक फाइल आदित्य के सामने रखते हुए कहा। आदित्य ने फाइल देखी। सनम की और कामिनी के बारे में थी। दोनों की सारी डिटेल्स थी, क्या करते थे से लेकर क्या करते हैं तक सारी डिटेल्स। उसे फाइल देखकर गुस्सा आ रहा था। ये सनम कमीना पहले रीत के पैसों पे ऐश करता था, अब कामिनी के पैसों पर ऐश कर रहा है। कुछ देर बाद वो बोला, कामिनी के पापा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे कैंसिल कर दो। रीजन बता देना कि जहां सनम जैसे लोग हो उस जगह पर मैं थूकता भी नहीं। अगले दिन रीत सही समय पर ऑफिस पहुंच गई। उसने अपने रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा। वो अंदर आई तो एक लड़की बैठी थी। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग मैडम, आप रीत मैडम हैं? हाँ मैं ही हूँ, तुम कौन हो? रीत ने पूछा। मैडम मैं शिखा, मैं यहाँ आपको असिस्ट करने आई हूँ। मतलब मैं असिस्टेंट टू सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। शिखा ने कहा। ओह, तुम्हें किसने रखा? जी कल सेठ भैया, मेरा मतलब सेठ सर ने लगाया है, वो मेरी कजिन है। ठीक है, अब तुम बैठो, ये फाइल्स स्टडी करो, कहकर रीत आदित्य के कमरे की ओर चल दी। उसने रूम सेट किया, फिर कॉफी बनाई। शिखा उसे देखती रही। कॉफी बनाकर जैसे ही वो अंदर आई, आदित्य आ चुका था। उसने उसे विश किया और कॉफी दी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ सर। वो मेरा फ़ोन नंबर नहीं है क्या तुम्हारे पास? जी है सर, मैंने सोचा शायद नहीं है, इसीलिए सेठ से पूछने की ज़रूरत पड़ी। तुम्हारा बॉस मैं हूँ या सेठ? सर आप हैं, मैंने आपको ही फ़ोन करना था, पर आप बिजनेस ट्रिप से आए थे तो मैंने सोचा आप थके होंगे, इसीलिए सेठ सर को कर लिया। सॉरी सर। ओह कोई बात नहीं, ठीक है। वो शिखा को तुम्हें असिस्ट करने को रखा है, भाग दौड़ वाला काम उससे करवा लिया करो, ठीक है? और आगे से ज़रा सा भी तबीयत खराब लगे तो बता देना, लापरवाही नहीं करना। अच्छा वो ओबराय ब्रदर्स की फाइल लेकर आओ, आदित्य ने कहा। रीत ने फाइल लेकर शिखा को भेज दिया। आदित्य ने बिना देखे उसे बैठने को कहा। शिखा बैठ गई। आदित्य ने फाइल देखी और उसकी तरफ देखा। तुम कैसे आई यहाँ? वो रीत मैम ने फाइल देने भेजा था। ऐसा करो, ये फाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर शर्मा जी को देकर आनी है। आदित्य ने फाइल उसे देते हुए कहा, फिर उसे रोककर बोले, रीत को भेजना। शिखा ने रीत को कहकर खुद चली गई। रीत अंदर आदित्य के पास आई। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। आदित्य बोला, तुम्हें असिस्टेंट मिल गई है तो तुम मेरे पास उसे ही भेजोगी क्या? सॉरी सर, मुझे लगा। वो बोलने ही वाली थी कि आदित्य बोल पड़ा, तुम्हें लगता बहुत कुछ है, अब मेरी सुनो, मेरे सारे काम तुम करोगी। शिखा को मेरे पास मत भेजना,
ओके सर। रीत को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ। वो आकर अपने कमरे में बैठ गई। उसे अभी भी वीकनेस लग रही थी। आदित्य को दीपक की कही बात याद आ रही थी। रीत बचपन से ही बहुत नाजों से पली बढ़ी है, इसीलिए इसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। जब भी थोड़ा स्ट्रेस होगा तो इसकी हालत फिर खराब हो सकती है। आदित्य ने सोच लिया था कि वो रीत को कुछ भी नहीं होने देगा। आदित्य को खुद पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बस वो हर पल रीत की खुशी के बारे में सोचता। वो सोच रहा था कि कैसे रीत को अपने करीब रखे। उसे तकलीफ होती जब रीत उसकी परवाह नहीं करती थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि रीत ने शिखा को उसके पास भेज दिया। समझती क्या है वो। इतने में सेठ अंदर आता है। सर, मॉल से इंजीनियर का फोन आया था। वो कह रहा था कि बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आप दरवाजे और खिड़कियों की डिजाइन सेलेक्ट करके आइए। ओके, ऐसा करो, रीत को मेरे पास भेजो और तुम शिव कंपनी के मालिक से मिल लेना। उससे बात हो चुकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे जाएगा, तुम ले लेना। नहीं तो ऐसा करना, तुम साइन कर देना। सेठ ने रीत को भेज दिया। वो सोच रहा था, जब से रीत आई है सर हर जगह उसी को लेकर जाते हैं, मुझे यहाँ के कामों के लिए छोड़ देते हैं। कहीं सर को रीत से, अरे नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, सर ऐसे नहीं है। मगर रीत, अरे नहीं, रीत भी तो ऐसे नहीं है, पर कुछ कह नहीं सकते। वो अपनी सीट पर बैठा सोच रहा था कि इंटरकॉम बजा। आदित्य था। उसने इसे अंदर बुलाया। सेठ को देखकर आदित्य बोला, तुम्हें जो काम कहा है कर लेना, मैं साइट पर होकर आता हूँ। और हाँ, रीत मेरे साथ जा रही है। उनके जाने के बाद सेठ फिर सोचने बैठ गया। शिखा उसके पास आई। भैया, सर भी अजीब है। सुबह से सर ने कोई फाइल मंगवाई तो रीत मैडम ने मुझे भेज दिया। सर ने पहले तो मुझे वहां बिठा लिया, फिर थोड़ी देर बाद कहते तुम यहाँ कैसे। हद है भाई। इतना ही नहीं, उन्होंने रीत मैडम को बुलाकर इस बात के लिए डांटा। वो बेचारी चुपचाप सुनकर आ गई। अच्छा ठीक है, अगर सर को अच्छा नहीं लगता तो मत जाना वहां। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें मेरे कारण कुछ कहा नहीं, अगर कोई और होता तो उसे कब का निकाल देते, सेठ ने कहा। शिखा डर गई। सच्ची, अब आगे से कभी नहीं जाऊंगी। अगर सर बुलाएंगे तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं। आदित्य और रीत मॉल पहुंच गए। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। आदित्य सोच रहा था, ये सेठ से तो इतनी बातें करती है, पर मुझसे तो बात ही नहीं करती। कहीं इसे सेठ तो पसंद नहीं। हाँ, हो भी सकता है। आदित्य ने उससे पूछा, तुम्हें सेठ कैसे लगते हैं? सर, वो काफी प्रभावशाली और ईमानदार हैं। वो हर काम तसल्ली से करते हैं। ये तो मुझे भी पता है, मैं लुक वाइज पूछ रहा हूँ। सर, वो हैंडसम है, कोई भी लड़की आसानी से उन्हें पसंद कर ले। रीत को लगा शायद सर सेठ के लिए रिश्ता देख रहे होंगे। उसने उसी हिसाब से जवाब दे दिया। आदित्य ने एकदम से पूछा, और मैं? रीत, क्यों, क्या मैं सेठ से बुरा हूँ? वो नहीं सर, आप तो सेठ तो क्या, इस पूरे देश में सबसे हैंडसम है। हर लड़की आपसे शादी करना चाहेगी, रीत ने डर से कहा। आदित्य का चेहरा खिल गया और वो अकड़ कर चलने लगा। उसे खुद पर और घमंड हो रहा था। मॉल के पास खड़ी अंजू ये सब देख रही थी। जब वो नजदीक आए तो उसने रीत को ऊपर से नीचे तक देखा। आदित्य ने पूछा, दीदी जी आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या ये कंपनी तेरे अकेले की है? अरे नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा। दीदी, ये मेरी सेक्रेटरी रीत है, और रीत ये मेरी बड़ी बहन अंजू है। आदित्य ने दोनों का आपस में परिचय कराया। दोनों ने आपस में हेलो किया। फिर अंजू बोली, वही है फोटो वाली? हाँ जी, बोलकर आदित्य ने सिर झुका लिया। रीत को बड़ा अजीब लग रहा था। अंजू आदित्य को साइड में ले जाकर बोली, तू हमदर्दी करता करता कहीं इसके चक्कर में मत पड़ जाना। तुझे माँ का पता है ना? बेशक वो धीरे से बात कर रहे थे, पर रीत को सब सुनाई दे रहा था। कौन सा फोटो और कैसा चक्कर? उसे साफ दिख रहा था कि अंजू को वो पसंद नहीं आई, पर क्यों? तभी वो दोनों उसके पास आ गए। अंजू ने कहा, मैंने अपने शोरूम के लिए इंटीरियर डिजाइनर बुलाया है, उसी का वेट कर रही हूँ। लगता है वो आ गई होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना काम देखो, ठीक है? दोनों कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। उसने कई डिजाइन इनके सामने रख दिए।
सर मैडम, ये रही डिजाइन, जो आप पसंद करेंगे वही लगा देंगे। वो काफी देर तक डिजाइन देखते रहे। फिर एक डिजाइन रीत को पसंद आई। उसने आदित्य से कहा, सर ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। आदित्य ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा, इस डिजाइन को बना कर दो। कॉन्ट्रैक्टर और रीत दोनों हैरान, क्योंकि आदित्य ने डिजाइन देखे भी नहीं थे। तब आदित्य ने कहा, किसी को भेजकर 2 गिलास जूस मंगवा दो। कॉन्ट्रैक्टर चला गया। दोनों वहीं बैठे थे। आदित्य रीत से बोला, ठीक हो? थकी तो नहीं? भूख तो नहीं लगी ना? नहीं सर, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। कुछ दिक्कत हुई तो बता देना। रीत ने ओके में सिर हिलाया। रीत को पता था कि आदित्य उस पर तरस खाकर ऐसा कर रहा है। उसे उसकी बहन की बात याद आ गई कि ये मुझसे हमदर्दी करता है। रीत चुपचाप बैठी रही। आदित्य ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। वो उठकर उसके पास आया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। रीत बुरी तरह कांप गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा। कुछ देर बाद उसने हाथ हटाया और बोला, बुखार तो नहीं है? फिर ये चेहरा ऐसा क्यों बनाया है? कोई तकलीफ है क्या? या मेरा साथ पसंद नहीं? रीत फिर हैरान नजरों से, ये आज सर को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, नहीं सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका साथ किसे अच्छा नहीं लगेगा? वो कुछ दिन से छुट्टी पर होने के कारण मैं ना सुस्त हो गई हूँ। ओह, तो ये बात है। जूस आ गया था। दोनों ने जूस पिया। फिर आदित्य उसे लेकर महेश के रेस्टोरेंट में गया। रीत को देखकर रिसेप्शनिस्ट नीरा उसके पास आकर उससे मिली। फिर रिया, नमन, राघव सब उसे घेर कर खड़े हो गए। आदित्य सीधे महेश के ऑफिस में चला गया। सब रीत से उसके कामकाज और तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। रीत खुश थी कि उसे ऐसे लोग मिले। तब आदित्य और महेश भी आ गए। महेश को देखकर रीत खुश हो गई। वो जल्दी से खड़ी होकर महेश के पास आई। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, अब तबीयत कैसी है? फिर उसके पास आकर धीरे से पूछा, ये आदि ज्यादा तुम्हें तंग तो नहीं करता है ना? मुझे बताओ, मैं खिंचाई कर दूंगा इसकी। नहीं सर, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। वाह, ऐसा लगा मानो तुम अपने बॉस की ही नहीं अपनी पति की तारीफ कर रही हो। नहीं सर, वो सॉरी सर अगर गलत लगा हो तो। मैं तो बस ये कह रही थी कि सर आपकी तरह ही है, बहुत अच्छे। रीत ने शर्माते हुए कहा। तीनों ने खाना खाया। फिर आदित्य रीत को बोला, रीत 5 बज गए हैं, अब ऑफिस जाकर क्या करोगी? एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर आप बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, मैं बस से चली जाऊंगी। रीत, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे डरती हो, मुझे अवॉइड करते रहती हो। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ तो इसमें ना करने की क्या बात है? ठीक है सर, चलिए। आदित्य उसे उसके घर लेकर आया। रीत ने कार से उतरकर थैंक यू कहा और चली गई। आदित्य सोच रहा था, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर इसे छोड़ने आया और इसने अंदर आने को भी नहीं कहा। आदित्य रीत के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसे रीत की शिखा से बात करने की आवाज आई। रीत कह रही थी, मेरे पापा ऐसे नहीं थे जैसा उन्हें दिखाया गया। पापा के पार्टनर जो अंकल थे ना, वो खराब थे, उन्होंने सब कुछ छीन लिया। अगर मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं पापा के मर्डर की मिस्ट्री सुलझाती। आदित्य अपने कमरे में आ गया। उसने सेठ को बुलाकर कहा, मुझे रीत के पिता के बिजनेस और डेथ के बारे में सारी डिटेल्स पता करके बताओ। आदित्य की माँ का फोन आया। आदि, तेरे लिए एक लड़की देखी है, आज 6 बजे महक होटल में वो तेरा वेट करेगी, टाइम पर पहुंच जाना। हाँ? माँ ने कहा। माँ, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना। माँ, आपको तो पता है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? पहले दीदी की शादी कर लो, बाद में मैं शादी करूंगा। तुम दोनों एक दूसरे को शादी करने को कहे जा रहे हो, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम कान खोलकर सुन लो, इस बार बस मेरी चलेगी, आज वहां तय समय पर पहुंच जाना। आदित्य का मन नहीं था, फिर भी उसे माँ की बात तो माननी ही थी। वो बताए हुए पते पर पहुंचा तो लड़की पहले से ही वहां उसका वेट कर रही थी। लड़की बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। इसका नाम शेफाली नंदा था। देखने में कुछ खास नहीं थी, पर उसके नखरे इतने कि क्या कहना। आदित्य जाकर चुपचाप बैठ गया। लड़की बोली, ओह,
तो तुम हो आदित्य बिंद्रा, नॉट बैड। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? तुम्हारी कंपनी किसके नाम पर है? तुम्हारे पास कंपनी के कितने शेयर हैं? आदित्य को गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, मिस, जो भी आपका है नाम, हाँ, आप यहाँ शादी के लिए आई हैं या किसी बिजनेस डील के लिए? क्योंकि ये सब आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं पूछा। आप क्या चीज हैं? मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद। कहकर आदित्य वहां से उठ गया। ओए, हे! शिफाली ने 2 बार आवाज लगाई, फिर गुस्से में उसने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया। शिफाली को आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था। वो जिस चीज पर हाथ रखती थी, उसके पापा, उसके भाई उसे लाकर दे देते थे। उसने अपने पापा को फोन किया, पापा, मुझे ये आदित्य बिंद्रा पसंद है। आदित्य वहां से सीधे घर गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ बोली, बधाई हो बेटा, लड़की ने हाँ कर दी है। अभी अभी मिस्टर नंदा का फोन आया था, कह रहे थे उनकी बेटी को तुम पसंद हो। दिमाग तो नहीं है खराब उसका? हाँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो 5 मिनट भी नहीं रुका वहां। उसे पसंद कैसे आ गया मैं? माँ, तुम जानती हो उसने मुझसे मेरे बैंक बैलेंस, शेयर और कंपनी के बारे में पूछा। शादी है, कोई बिजनेस थोड़ी। मुझे उसके नखरे भी नहीं पसंद। हद करते हो तुम। अगर उसने ये सब पूछा है तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट है। ये सब शादी के बाद भी पूछना है उसे? उसने पहले ही पूछ लिया। इतने बड़े घर की है, नखरे तो करेगी ही। तुम जानते नहीं हो, अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा, और दूसरी बात, तुम्हें उनका सपोर्ट मिल जाएगा। माँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। शादी जीवन भर का साथ होता है, इसमें प्यार का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इसकी बात से सहमत हूँ, दादी बोली। आदि, तू फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पर बेटा, माँ की बात भी मान कर देख। तूने कहा ना कि तू उसके पास 5 मिनट ही बैठा। शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई हो सकता है वो अभी खुली ही ना हो। तुम्हें एक आध बार उससे और मिलना चाहिए बेटा, फिर कोई फैसला करना। हम तुझ पर जोर नहीं डालेंगे। ठीक है दादी, जैसा आप ठीक समझे। माँ और दादी ने चैन की सांस ली। दादी बोली, देखा, इसे कहते हैं तजुर्बा। अब आगे से जो भी कहना हो मुझे बता देना, मैं बात करूंगी। लड़की दिखने में तो सुंदर ही है। ऑफिस में आकर आदित्य बैठा ही था कि रीत कॉफी लेकर आई। उसने गुड मॉर्निंग कहा, पर आदित्य ने जवाब नहीं दिया। वो कॉफी रखने लगी तो अचानक आदित्य का हाथ कॉफी के कप से टकरा गया। उसके हाथ पर गर्म गर्म कॉफी गिर गई। रीत ने जल्दी से कप साइड पर रखकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए सिंक के पास लाकर उसके हाथ नल के नीचे कर दिया। आदित्य का हाथ ज्यादा जला नहीं था, बस हल्का सा लाल हुआ था, पर उसे रीत का ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वो चुपचाप उसकी बात मान रहा था। रीत उसके हाथ को ठंडे पानी के नीचे करने के बाद लाल जगह पर फूंक मारे जा रही थी। आदित्य बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों रीत बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि सेठ आ गया। क्या हुआ सर? आदित्य ने उसे घूर कर देखा। सेठ बोला, मैं वो नीचे जाकर आता हूँ। तभी रीत बोली, सेठ सर के हाथ पर कॉफी गिर गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मरहम लगा लूंगा, ठीक हो जाएगी, तुम जाओ अपना काम करो। सेठ जल्दी से वहां से निकल गया। वो सोच रहा था, ये सर का तो पता ही नहीं चलता। अब तो पूरा यकीन हो गया कि सर रीत को पसंद करते हैं। जब भी उसके साथ होते हैं तो मुझे भगा देते हैं। आगे से मैं खुद ही भाग जाया करूंगा। आदित्य अपनी सीट पर बैठा तो उसने रीत से कहा, वो उस तरफ फर्स्ट एड बॉक्स में मरहम होगी तो ला दो। रीत ने वो मरहम लाकर उसके सामने रख दी और खुद चल दी। आदित्य ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? जी, मैं आपके लिए कॉफी बना लाऊं? कहकर वो चली गई। आदित्य हाथ में मरहम लिए बैठा मरहम को तो कभी अपने हाथ को देख रहा था। अजीब लड़की है। नाटकों में तो दिखाते हैं कि लड़की हाथ पकड़कर बड़े प्यार से मरहम लगाती है, पर ये तो, इसने तो मेरे नाटक का भी सत्यानाश कर दिया। रीत रोज की तरह ऑफिस आई। उसने जल्दी से सब सेट किया और आदित्य के आते ही कॉफी लेकर अंदर चली आई। उसने दिन भर के कामों के बारे में बताकर फाइल्स और सिग्नेचर ले रही थी।
कि तभी एक लड़की दंदनाती हुई अंदर आई। ये शेफाली थी। वो आते ही बोली, मिस्टर आदित्य, आपको पता नहीं कि आज अपनी डेट है? पता है, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुबह आ जाएंगे। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आदित्य ने शांति से कहा। उसकी दादी ने कहा था कि कुछ दिन मिलकर देख लो, सो बस वो वही कर रहा था। रीत बोली, सर मैं इनके लिए कुछ लेकर आऊं? आदित्य कुछ कहता इससे पहले ही शेफाली बोल पड़ी, ओके मैं वेट करती हूँ, कहकर वो आदित्य की कॉफी उठाकर सूंघ कर बोली, बहुत ही घटिया टेस्ट है। मैं कॉफी बनाकर दूंगी तुम्हें, दूर से ही फर्क पता चल जाएगा। रीत जो पास में खड़ी फाइल चेक करा रही थी, उसके हाथ एकदम से रुक गए। आदित्य ये कैसे नोट न करता? उसने कहा, ओह, पर मुझे यही पसंद है। चलो, आपने बताकर मेरा काम आसान कर दिया। मैं आपके लिए भी मंगवाने वाला था। शेफाली को बुरा लगा, मगर वो सोच कर आई थी कि वो इसी से ही शादी करेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद की बेइज्जती ही क्यों न सहनी पड़े। वो बस मुस्कुरा दी। सारा साइन करने के बाद आदित्य रीत से बोला, मैं जा रहा हूँ, सेठ बाकी काम संभाल लेगा। ओके सर। फिर कॉफी देखकर बोली, सर कॉफी, इसे फेंक दो और कप को भी। मुझे अपने सामान को किसी का हाथ लगाना नहीं पसंद। शेफाली आगे थी, फिर भी उसने सुन लिया था। आदित्य ने कहा ही उसे सुनाने के लिए था, मगर उसने अनसुना कर दिया। आदित्य हैरान, ये लड़की की मैं बात बात पर बेइज्जती कर रहा हूँ, पर ये मुझे इग्नोर ही किए जा रही है। आदित्य चाहता था कि वो इसे गुस्सा दिला दे और शेफाली खुद ही शादी के लिए मना कर दे, इसीलिए वो जानबूझकर ये सब कर रहा था। आदित्य को एक और तरकीब सूझी। उसने रीत से कहा, रीत ऐसा करो, तुम भी हमारे साथ चलो। अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग पर जाना पड़ा तो आसान होगा। आदित्य, क्या तुम कभी डेट पर नहीं गए? शेफाली ने गुस्से में कहा, मगर फिर उसे अपना मकसद याद आया। उसने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, चलो तुम भी चलो, मीत गीत जो भी तुम्हारा नाम है। आदित्य को बुरा लगा, पर कुछ कहा नहीं। रीत ने कहा, सर मैं क्या, तुमसे तुम्हारा फैसला नहीं पूछा मैंने, तुम्हें चलने को कहा है तो चलो, बॉस मैं हूँ तुम नहीं। रीत जाकर अपना बैग लेकर शिखा से कहती है, मैं सर के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। हाँ। फिर वो उनके पीछे चल दी। शेफाली ने जानबूझकर आदित्य की बाह पकड़कर चलने लगी। रीत उनके पीछे सर झुकाए चल रही थी। जब वो प्रेसिडेंट लिफ्ट में जाने लगे तो रीत बोली, आप चलिए, मैं दूसरी लिफ्ट से आती हूँ। पर आदित्य ने उसे उसी लिफ्ट में चलने को कहा। आदित्य शेफाली से दूरी बनाना चाहता था, पर वो जानबूझकर उससे लिपट रही थी। रीत को बहुत अजीब लग रहा था। कार में आदित्य ड्राइव कर रहा था। शेफाली उसके बगल में बैठी थी और रीत पीछे बैठी थी। आदित्य ने पूछा, कहाँ जाना है? फेमस पार्क चलते हैं, फिर शॉपिंग पे चलेंगे। पार्क में क्या करना है? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड्स कहती है कि डेट पर एक तो मूवी देखो, पार्क जाओ और शॉपिंग करो, सो वही मैंने कह दिया। तुम्हारी मर्जी है, अगर मूवी देखनी है तो मूवी चलो। इतनी सुबह मूवी कौन जाता है यार, कमाल है। 10:30 हुए, अब तो कितनी भीड़ हो गई होगी। मुझे नहीं पता, मैंने कभी थिएटर में मूवी नहीं देखी। चलो फिर मूवी देखते हैं। वो फिर मूवी देखने चल दिए। रीत को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो साथ में चलती रही। इंग्लिश मूवी थी, टॉम क्रूज की अमेरिकन मेड। रीत टॉम की फैन थी, ये बात आदित्य को पता थी, इसीलिए उसने ये मूवी चुनी। वो जब बैठे तो रीत उनके पीछे बैठना चाहती थी, पर आदित्य ने उसे अपने साथ बिठाया। शेफाली ने भी ऐतराज नहीं किया, वो चुपचाप आदित्य के दूसरी तरफ बैठ गई। मूवी शुरू हो गई थी। रीत सीट की एक तरफ होकर बैठ गई। वो फिल्म देखने में मस्त थी। आदित्य की नजर रीत पर थी और शेफाली की नजर आदित्य पर। शेफाली मन ही मन सोच रही थी, कर लो जो करना है, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखोगे। समझता क्या है खुद को, तो इस जैसी 3rd क्लास लड़की के ही लायक है। आदित्य और शेफाली की डेट पर सिर्फ रीत ने ही मूवी देखी। आदित्य तो बस रीत को देखे जा रहा था और शेफाली उसे देख देख कर जले जा रही थी। वहां से निकलकर वो शॉपिंग करने गए। शेफाली उन्हें कपड़ों की शॉप में ले गई।
वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और रीत को ड्रेसेस पकड़ने के लिए खड़ा कर दिया। आदित्य साइड में बैठा था कि उसे फोन आ गया। वो फोन सुनने बाहर चला गया। शेफाली तो कब से मौके की तलाश में थी। उसने रीत को एक ड्रेस लेने को कहा। रीत ने मना किया, पर उसने वो काउंटर पर रखकर शॉपकीपर से कहा, ये 3 मेरे अकाउंट से काट ले और ये लीजिए कार्ड, और इसके पैसे ये मैडम देंगी। शेफाली ने अटेंडेंट को इशारा किया। शेफाली का वहाँ काफी आना जाना था, इसीलिए उसने पहले ही इस अटेंडेंट को समझा दिया था कि क्या करना है। अटेंडेंट ने ओके में सिर हिला दिया। रीत को पता था कि यहाँ सब कपड़े ब्रांडेड हैं और बहुत महंगे हैं, इसीलिए वो मना कर रही थी। पर अब जब शेफाली ने धक्के से कह ही दिया है तो लेनी ही पड़ेगी। जब उसने पैसे पूछे तो वो हैरान रह गई। इतनी महंगी, इसे लेने में तो 2 महीने की तनख्वाह लग जाएगी। उसने अटेंडेंट को धीरे से कहा, देखिए इसे रहने दीजिए, मुझे नहीं लेनी। अरे ले लो रीत, तुम्हारे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। इतने बड़े ऑफिस में काम करती हो, कुछ तो ढंग का पहना करो। शेफाली ने जानबूझकर कहा और अटेंडेंट को इशारा किया। अगर पैसे होंगे तो लेंगी ना मैडम, आपको नहीं पता ऐसे लोग मौका देखकर कपड़े लेकर भाग जाते हैं। अगर औकात नहीं है तो आते क्यों हैं ऐसी जगह। अटेंडेंट जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए बोली। तभी आदित्य अंदर आया और उसने सब सुन लिया। उसके पास वो गया और गुस्से से बोला, क्या कहा, जरा दोबारा कहना। किसकी औकात की बात कर रही हो तुम? ये खड़ी खड़ी शॉप के साथ तुम्हें भी खरीद सकती है, समझी? अटेंडेंट के होश उड़ गए। उसने देखा कि शेफाली मुंह पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा कर रही थी। शेफाली आदित्य और रीत के पीछे थी, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाए। अटेंडेंट कुछ नहीं बोली। आदित्य फिर बोला, तुम जैसे लोगों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। उसने उसी वक्त शॉप के मालिक को फोन किया। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुमने ये कैसे वर्कर रखे हैं शॉप पर? कहाँ हो तुम? इसी वक्त यहाँ आओ। कुछ देर में वहाँ एक लड़की आती है। उसकी शक्ल आदित्य से मिलती है। आदित्य को देखते ही बोली, क्या हुआ? फिर उसने शेफाली और रीत की तरफ देखा। रीत ने उसे पहचान लिया। ये आदित्य की बहन अंजू थी। रीत उसे हेलो कहती है। अंजू भी उसे सिर हिलाकर जवाब देती है। आदित्य ने अंजू को सब बताया और उस अटेंडेंट को आगे बुलाया। वो एकदम घबरा गई और अंजू के पैरों में गिर गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। अंजू ने भी कुछ नहीं सुना और बोली, अगर तुम शॉप में आने वाले लोगों में फर्क करोगी तो क्या खाक काम करोगी? अपना सामान उठाओ और चलती बनो। मेरी शॉप में तुम्हारा कोई काम नहीं। वो अटेंडेंट रो रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाऊंगी उन्हें? इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। अंजू बोली, मुझसे क्या माफी मांग रही है? जिसके बारे में तूने गलत बोला है उससे माफी मांग। फिर रीत से पूछा, बताओ रीत, क्या करना है इसका? मैडम इसे माफ कर दो, एक मौका देकर देखो। अगर फिर हाँ सुधर गई तो आप जो चाहे वो कर लेना। रीत को उस पर तरस आ रहा था। चलो ठीक है, इसने तुम्हें बचा लिया, अब आइंदा से ऐसा ना हो, जाओ। उसने रीत के पैरों में गिरकर शुक्रिया किया। उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। चंद पैसों के कारण वो इतनी अच्छी नौकरी गंवा नहीं सकती थी। अंजू रीत से बोली, बहुत साफ दिल है तुम्हारा, जितनी प्यारी हो दिल उससे भी प्यारा है। हाँ, तुमने मुझे मैडम क्यों कहा? मैं तुम्हारी मैडम थोड़ी ना हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। शेफाली ने देखा तो उसे कोई नहीं पूछ रहा, तो वो सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। उसने झट से उठा लिया। हेलो, हाँ मयंक, अच्छा मैं आती हूँ। मैं फोन बंद करके उसने आदित्य से कहा, आदित्य मुझे काम है, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। कहकर वो चली गई। अंजू को अजीब लगा, कमाल की लड़की है, उसे पता होगा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर नहीं भी पता तो इतनी तो सेंस होगी कि कोई जानकार है, हेलो हाय तो कर सकती थी। फिर अंजू ने रीत से कहा, सॉरी रीत, मेरे शॉप पर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव हुआ, मेरे साथ आओ, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, सारी ड्रेसेस मेरी डिजाइन की हुई हैं। नहीं दीदी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अंजू ने कुछ नहीं सुना। उसने 3-4 ड्रेसेस निकाली और रीत के ऊपर लगा लगा कर देखने लगी। रीत, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम पर हर ड्रेस सूट करती है। आदित्य अंजू के मुंह से
रीत की तारीफ सुनकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे एक पति अपने परिवार वालों के मुंह से अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर खुश होता है। वो चुपचाप एक साइड खड़ा होकर देखता रहा। अंजू ने रीत के मना करने के बावजूद वो चारों ड्रेसेस पैक करके आदित्य की कार में रखवा दिए। रीत ने कपड़े लेने से बहुत मना किया तो आदित्य बोला, मेरी दीदी बहुत कम पर ही मेहरबान होती है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि इसने तुम्हें गिफ्ट दिया। अगर मैं कुछ खरीदता भी हूँ तो मुझसे ये तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेती है। रीत को मानना पड़ा। अंजू उन्हें बाहर तक छोड़ने आई, फिर धीरे से आदित्य से बोली, उस नक्शड़ी से ये तो लाख गुना अच्छी है। आदित्य ने उसे चुपचाप रहने का इशारा किया और जल्दी से कार में बैठ गया। रीत अंजू को अलविदा कहकर कार में बैठ गई। आदित्य ने पूछा, मूवी अच्छी लगी? जी अच्छी लगी। फिर कभी मन हुआ तो बता देना, दिखाने लेकर आ जाऊंगा। रीत हैरान, जी नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। रीत ने जवाब दिया, चलो जो देखने या करने का शौक हो बता देना मुझे। जी। अब रीत भला क्या कहती। रीत को ऑफिस लेने की जगह वो उसे उसके घर ले गया। रीत हमेशा की तरह कार से उतरकर अंदर चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आदित्य ने हमेशा की तरह सोचा, अजीब लड़की है, अंदर आने को भी नहीं कहा। वो जाने लगी तो उसे याद आया, रीत बैग्स तो कार में ही छोड़ गई। उसने बैग निकाले और अंदर चल दिया। रीत ने अंदर आकर अभी अपना पर्स रखा ही था कि डोर बेल बजी। रीत ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने कमरे में चली गई। आंटी ने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य को देखकर हैरान रह गई। उसने आदित्य को अंदर बुलाया। रीत की माँ भी भागकर आई और बोली, नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, मैं तो रीत के बैग्स देने आया था, वो कार में ही भूल आई थी। रीत ने जब आदित्य की आवाज सुनी तो वो झट से अपने कमरे से बाहर आई। अब सर आप? जब उसने बैग देखे तो बोली, ओह मैं लाने भूल गई थी, थैंक यू सर। वैसे आप कुछ लेंगे? इतने में आंटी पानी लेकर आई। उन्होंने पानी आदित्य को दिया। आदित्य पानी पीने के बाद खड़ा हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। रीत उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। उनके आसपास रहने वाले सब गरीब थे। वो सभी बाहर निकलकर आदित्य और उसकी कार को देख रहे थे। कुछ बच्चे आदित्य की कार को घेर कर खड़े हुए थे और देख रहे थे। रीत ने उन सबको भगाया। रीत आदित्य को बाय कहकर कार चलने तक खड़ी रही। आदित्य वहां से ऑफिस आया और कई अधूरे काम कंप्लीट किए। काफी देर तक वो और सेठ काम में लगे रहे। सेठ सोच रहा था, काश मैं रीत होता तो सर मुझे भी पहले छुट्टी देते, यहाँ तक अपनी डेट पर भी साथ ले जाते और फिर घर भी छोड़कर आते। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। आदित्य ने उसका चेहरा ऐसा देखा तो उसे हिलाया, सेठ सब ठीक तो है ना? सेठ जैसे ही अपने सपने से निकला वो बोला, जी सर क्या करना है? रीत का घर। आदित्य के जाने के बाद रीत की माँ और आंटी उसे पकड़कर बैठ गई। माँ ने बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये तेरे बॉस ने तुझे क्यों दिए? नहीं ये सर ने नहीं, उनकी बहन ने दिए हैं। अच्छा इसका मतलब उसने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया है। मुझे तो उसी दिन हॉस्पिटल में शक हो गया था। भला कोई बॉस अपने वर्कर के लिए इतना थोड़ी ना करता है। जरूर वो हमारी बेबी को पसंद करता होगा। नहीं आंटी आप गलत सोच रही हैं। सर बहुत अच्छे हैं। उन्हें हमारी हालत के बारे में पता चला था, तब से उन्हें मुझ पर तरस आता है, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। आज ये नए कपड़े भी उनकी बहन ने ही सिले दिए। मेरा और उनका कोई मेल नहीं। वैसे भी उनकी शादी तय हो गई है। क्या? माँ के मुंह से बस ये निकला। रीत वहां से उठकर अंदर चली गई। इधर ऑफिस में आदित्य ने सेठ से पूछा, तुम्हें रीत के पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता करने को कहा था ना? सर अभी जांच कर रहे हैं, मामला बहुत पेचीदा है। कहते हैं उन्होंने शराब पीकर ड्राइविंग की, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। पर उनके करीबियों से पता चला कि वो तो शराब पीते ही नहीं थे। एक एक डिटेल पता करो, बड़े से बड़े डिटेक्टिव को काम पर लगाओ। जी सर। सेठ ने जैसे ही कहा आदित्य का फोन बजने लगा। आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, क्या बात है? यार क्या बिना बात के फोन नहीं कर सकते? चल छोड़, असल में हमें गेट टुगेदर करे काफी देर हो गई है। आज इकट्ठे हो रहे हैं, शाम 8 बजे गोल्डन क्लब आ जाना, बाकी सब भी आ रहे हैं। आदित्य ठीक 8 बजे वहां पहुंच गया। रश्मि, वरुण, महेश और दीपक पहले ही आ गए थे।
रश्मि ने आदित्य को देखते ही पूछा, आदि, मैंने सुना है तुम शेफाली के साथ शादी करोगे। शेफाली क्यों? वरुण ने पूछा। मेरी माँ ने बात की है। मैंने जवाब दे दिया था, पर उसे पता नहीं क्या हुआ। कहती है यही शादी करनी है। कल सुबह ही ऑफिस में आकर बैठ गई और कहती है डेट पर जाना है। मैं तो जानबूझकर रीत को अपने साथ ले गया, पर उस पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो चाहता हूँ वो खुद ही जवाब दे दे। यार, मैंने तो कल उसे मयंक के साथ देखा था। देखने पर तो लग रहा था कि मयंक उसका खास हो। दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े थे। वरुण बोला, ये तो अच्छा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वरुण, तुम मयंक को जानते हो तो उससे जरा इस बारे में पता तो करो। अगर कोई सबूत हासिल हो जाए तो और बढ़िया, आदित्य ने कहा। लगता है हमारे आदि को किसी से प्यार हो गया है, तभी उसे शेफाली जैसी लड़की नापसंद है। वरुण ने दीपक को कोहनी मारकर कहा। अरे नहीं यार, मुझे कोई पसंद वसंद नहीं। वो तो इस शेफाली ने उस दिन मेरे ईगो को हर्ट किया ना। पता है ना, मुझसे सबसे पहले यही पूछती है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कंपनी किसके नाम है, तुम्हारे कितने शेयर हैं। भला शादी से इन बातों का क्या कनेक्शन? बात तो ठीक है, वो शादी के लिए आई थी या बिजनेस के लिए? दीपक बोला। यही मैंने भी कहा। फिर मैंने ये भी कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं, पर उसे पता नहीं क्या हुआ। उसके पापा ने मेरी माँ को फोन कर दिया कि मैं उसे पसंद हूँ। दादी कहती है 1-2 बार मिलके देख लो और जवाब देना। मैंने सोचा ठीक है, आज चाहे कल जवाब तो देना ही है। आदित्य बोला। उसकी बातों से लगता है कि उसका कुछ और ही इरादा है। वरुण, आदि ठीक ही कह रहा है, तुम उसका पास्ट पता करके निकालो। अब फ्यूचर हम बनाएंगे। धोखा, वो भी हमारे दोस्त के साथ? महेश बोला। रश्मि बोली, इसमें तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। शेफाली की बेस्ट फ्रेंड मेरी भी फ्रेंड है, उससे कुछ निकलवाऊंगी। गुड, चलो इस मिशन का नाम देते हैं मिशन आदि। ओके? वरुण के कहने पर सबने एक एक हाथ बढ़ाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर उछाले। सच याद आया, वरुण, तूने वो हमारी नर्स सपना से क्या कहा? वो रोज पूछती रहती कि डॉक्टर आपके फ्रेंड वरुण कब आएंगे। मैं उसे रोज रोज क्या जवाब देता, सो हार कर कह दिया कि मर गया वरुण। दीपक बोला, अरे मुझे पहले बता देते यार, सुंदर थी वो भी, अब कहीं और लाइन मारनी पड़ेगी ना। वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। सब उसकी बात सुनकर हंस दिए। उसके बाद वो सब देर तक मस्ती मारते रहे। कुछ दिन बाद आदित्य की दादी के जन्मदिन की पार्टी थी। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। आदित्य ने सेठ, रीत और शिखा को पार्टी में अरेंजमेंट्स देखने की ड्यूटी दे रखी थी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। शेफाली भी आई थी। वरुण ने उसे देखकर ग्रुप में मैसेज किया, तैयार रहना, आज मिशन आदि के लिए। रश्मि, दीपक, महेश और आदित्य ने ओके में जवाब दिया। रीत ने अंजू के दिए हुए गाउन्स में से एक पहना हुआ था। स्काई ब्लू कलर का था। रीत पर बहुत ही जच रहा था। आम तौर पर सिंपल कपड़े पहनने वाली रीत ने जब ऐसे कपड़े पहने तो वो तो वैसे ही सुंदर लग रही थी। सब उसे ही देख रहे थे। दादी और आदित्य की माँ ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। दादी ने सेठ को बुलाकर पूछा, विकी, वो लड़की कौन है? जी, वो आदित्य सर की पर्सनल सेक्रेटरी है, रीत, वही सिंह बिल्डर्स की बेटी, सेठ ने बताया। शिवानी, देख कितनी सुंदर, सभ्य और शालीन है। हाँ, दादी बोली। जी माँ जी, अगर कंपनी का मसला ना होता तो सच कहती हूँ, मैं आदि के लिए यही लड़की चुनती, आदित्य की माँ शिवानी ने कहा। आदित्य की नजरें उसी पर टिकी थी। दीपक ने वरुण और महेश को इशारा किया। सब आदित्य को देखने लगे। फिर जहां उसकी नजर जा रही थी उधर देखा। वो बिना नजर झपकाए रीत को देख रहा था। वो तीनों इसे देख रहे थे। शेफाली ने भी ये देख लिया। वो दादी और आदित्य की माँ के साथ बैठी थी। उसने आते ही दादी और माँ के चरण छुए और सबका आदर करके खुद को अच्छी बनकर दिखा रही थी। आज तो उसने अंजू के पैर भी छुए। अंजू हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, जितने भी ड्रामे कर लो, मुझे तुम पसंद नहीं आने वाली। पार्टी शुरू हो गई थी। पूरी रौनक थी। रीत घूम घूम कर देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं। अचानक एक रईसजादे ने उसको रोक कर कहा, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। सॉरी सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। एक बार करोगी तो अपने आप करने लगोगी।
कम ऑन, उसने रीत की बाह पकड़कर कहा। शिफाली के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। रीत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी और को भेज देती हूँ आपके साथ ड्रिंक करने को। नहीं, अब तो तुम्हें पीना ही होगा। तुम हो क्या, तुम्हारे बाप के स्कैंडल को कौन नहीं जानता। और अब तुम भी अमीर लड़कों के पीछे पड़ी हो, पहले महेश के और अब आदित्य के। कितना देते हैं वो तुम्हें एक रात का? हाँ, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। चलो मेरे साथ। उसने रीत को अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि रीत उसकी बाहों में गिरती, किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उस रईसजादे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सब उस तरफ देखने लगे। रीत ने मुंह उठाकर ऊपर देखा। ये आदित्य था। आदित्य ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस गंद को यहां से निकालो। आदि, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इस घटिया लड़की के चक्कर में तुम अपने कजिन को घर से बाहर निकाल रहे हो। मैं अभी दादी को बुलाता हूँ। रिक्की, तुम क्या बुलाओगे, मैं खुद ही आ गई। कहते ही दादी ने उसको थप्पड़ मारा। फिर रिक्की के पिता से बोली, शिवम, तुमने इसे नहीं सिखाया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं? इसे यहाँ से भेज दो या फिर गार्ड्स निकाल देंगे। दादी, आप हमेशा ही आदि का साथ देती हैं। रिक्की चिल्ला रहा था कि उसके पापा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। रीत को अब भी आदित्य ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। आदित्य ने उनकी तरफ देखा और रीत से पूछा, ठीक हो बेटा? रीत की आंखों में आंसू थे। बोली, मैडम जी, मैं ठीक हूँ। मेरी किस्मत जाने मुझे और क्या क्या दिखाएगी। मैडम जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा ना तो महेश सर से ना ही आदित्य सर से ऐसा कोई रिश्ता है जैसा वो बोल रहे थे। इन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे काम दिया। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। रीत खुद को आदित्य से छुड़ाकर दूर खड़ी होकर बोली। तभी वहां शेफाली आ गई और तालियां बजाती हुई बोली, वाह, कमाल की एक्टिंग कर लेती हो। हमेशा सबके सामने बेचारी बनकर सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती हो। हाँ दादी जी, पता है जब हम डेट पर गए थे तो ये मैडम हमारे साथ गई थी। कोई इससे पूछे कि जब एक कपल डेट पर जा रहा होता है तो तीसरे को कबाब की हड्डी कहते हैं, पर ये आदित्य के पीछे ऐसी पड़ी है कि ये हर जगह हमारे साथ गई है। क्या? वहां सब आए लोग अजीब नजरों से रीत को देखने लगे। आदित्य दादी के कारण चुप था, पर उसने रीत को रोते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और बोला, मिस शेफाली, ये हमारे साथ गई थी क्योंकि मैंने इसे कहा था और मैं इसे अपने साथ लेकर गया था और खुद आपने कहा था इसे साथ चलने को। ये मेरी सेक्रेटरी है, ये मेरे साथ कहीं भी जा सकती है। आपको किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। शेफाली यही चाहती थी। उसने दादी और अपने पापा को देखते हुए कहा, देखा दादी, देखा पापा, कि कैसे इसकी सपोर्ट ले रहा है। मुझे इस जैसे से शादी करनी ही नहीं। ये इस जैसी घटिया लड़की के ही लायक है। सेक्रेटरी माय फुट। चलिए पापा, बहुत हो गया। तभी वरुण, दीपक, महेश और रश्मि उनके आगे आए। वरुण बोला, इतनी क्या जल्दी है मिस शेफाली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहकर उन्होंने एलईडी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस वक्त गाना चल रहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी स्क्रीन पर शेफाली खड़ी दिखाई दी। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। मयंक, तुम बस 2 दिन वेट करो, सबके सामने उसकी बेइज्जती करके रिश्ता तोड़ कर आऊंगी। वो कौन होता है मुझे जवाब देने वाला? मैं दूंगी जवाब, वो भी सबके सामने। जो करना है जल्दी करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारा नाम उसके साथ लेके बुलाते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो, मयंक बोला। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी। सब हैरान होकर शेफाली को देख रहे थे। दादी बोली, ये सब क्या है? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम हमारे आदित्य की बात कर रही थी, अब मैं कहती हूँ कि तुम इस मयंक के ही लायक हो। उस जैसे निठल्ले से कोई शादी नहीं करना चाहता। चलो, उसे तुम तो मिल ही गई। दादी की बात सुनकर शेफाली को गुस्सा आ गया। वो अपना सारा दिखावा भूल गई और बोली, दादी अपनी जुबान बंद रखिए। मैं वो नहीं जो किसी से डर जाऊं। आप अपनी हद में रहिए। इससे पहले कि शेफाली और कुछ बोलती, उसके पापा उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगे। शेफाली फिर भी बोली, आदित्य, तुमने मेरे साथ ये किया है ना, अब मेरा भी बदला देखना। मैं भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी।
कोई भी लड़की तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। वो बोले जा रही थी और उसके पापा उसे घसीट कर बाहर ले जा रहे थे। आदित्य रीत की तरफ देख रहा था और दादी आदित्य की तरफ। दादी को शेफाली की बात पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, शेफाली, मेरे आदि को लड़कियों की कमी नहीं है, तू रुक यहीं पर। उन्होंने लोगों को इकट्ठे होने को कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज यहाँ अपने आदि की शादी मिस रीत से तय करती हूँ। रीत बनेगी मेरी आदि की पत्नी। शेफाली जैसी लड़कियों से कहीं सुंदर और सुशील है रीत। शेफाली पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। रीत रोए जा रही थी। आदित्य खुश था। उसने रीत की तरफ देखा। रीत दादी की तरफ जा रही थी। वो भी चल दिया। रीत बोली, मैडम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। आप गुस्से में सर की लाइफ खराब ना करें। सर इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम हैं, इन्हें बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। आप मुझ जैसी मनहूस को सर के गले क्यों मर रही हैं? ऐसा कुछ मत कीजिए, कल को पछताना ना पड़े। रीत दादी के आगे हाथ जोड़कर बोल रही थी। दादी बोली, देखो, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे पता है मेरे आदि के लिए क्या ठीक है। और हाँ, ये मैडम क्या होता है? तुम मुझे दादी कहो। दादी ने आदित्य की ओर देखा और आंख मारी। वो मुस्कुरा दिया। दादी ने रीत को गले लगा लिया। अंजू भी भाग कर आई और बोली, दादी, मुझे भी गले लगना है। और उसने भी दादी और रीत को गले लगा लिया। उसने आदि को भी खींच लिया। आदि ने हिचकिचाते हुए सबको अपनी लंबी लंबी बाहों में समेट लिया। आदि की माँ भी वहां आ गई। मम्मी जी, आपने तो मुझे शामिल ही नहीं किया। अब पोते की बहू मिल गई तो अपनी बहू को भूल गई। बधाई हो। उसने रीत को गले लगाकर चूमते हुए कहा। आदित्य के दोस्तों ने गाना रिपीट पर लगा दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सब आदि के लिए बहुत खुश थे। वरुण बोला, यार कमाल ही हो गया। हमने तो मिशन आदि चलाया था आदि को शेफाली से बचाने के लिए, और साले की किस्मत तो देखो, उसे रीत मिल गई। इसे खुद ही नहीं पता कि वो रीत से प्यार करता है, और उसे वो मिल गई। एक हम है जो प्यार करते हैं, पता भी होता है, फिर भी कोई नहीं मिलती। सभी हंस पड़े और दादी के पास चले गए। दादी, हैप्पी बर्थडे। सबने दादी को गले लगाकर कहा, थैंक यू बेटा जी, तुम सबको बधाई हो। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नहीं रहा, रीत का हो गया है, वो देखो। सबने देखा। आदित्य माँ और रीत के साथ बैठा था और उसकी नजर रीत पर ही टिकी थी। सेठ और शिखा उन्हें बधाई दे रहे थे। सब खुश थे। दीपक बोला, दादी, मुझे तो लगा ही था आप मेरी बात नहीं मानेंगी, पर क्या बात है दादी, आपने तो दिल खुश कर दिया। तुम्हारी बात? महेश ने पूछा। रश्मि ने फिर पूछा, कौन सी बात? वरुण ने शक्की नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तूने हमसे गद्दारी की? अरे नहीं, मैंने तो बस दादी को मिशन आदि के बारे में बताया था, और बताया था कि आदि रीत को चाहता है, और ये बात खुद ही नहीं जानता वो, पर दादी ने हेल्प करने से साफ मना कर दिया था। पर इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए आदि को उसका प्यार देकर। दीपक, तू बहुत स्मार्ट निकला, हमें भी बताया नहीं। हाँ, महेश बोला। दादी बोली, चलो छोड़ो, इधर आओ। दादी ने उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। सबने कहा ओके। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुला लिया। महेश ने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पे डांस करेंगे। चलिए सब अपने पार्टनर्स को लेकर आ जाइए। वरुण रीत को लेकर आया। आदित्य ने उसे घूरा, पर उसने इग्नोर कर दिया और रीत के साथ डांस करने लगा। रीत काफी अच्छा डांस कर लेती थी। जैसे ही गाना बदला, वरुण उन तीनों के पास आया और रीत का हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाया। जैसे ही आदित्य पकड़ने लगा, उसने रीत का हाथ महेश को पकड़ा दिया। आदित्य हाथ मलता रह गया। रश्मि बोली, चलो चलो आदि, हम डांस करते हैं। आदित्य रश्मि के साथ डांस करने लगा, पर उसकी नजर रीत पर टिकी थी। रश्मि ने पूछा, आदि, तुम रीत से प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। फिर शादी के लिए क्यों मान गए? दादी को मना कर देते। नहीं, मैं दादी का दिल कैसे तोड़ता, कभी तो करनी ही थी शादी, तो चलो इससे ही सही। तभी गाना बदल गया। आदित्य ने रश्मि को महेश की तरफ धकेल कर रीत को पकड़ लिया। रीत गिरते गिरते बची। आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया।
फिर दोनों डांस करने लगे। आदित्य रीत के साथ डांस करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। उसे वो खुश नहीं लग रही थी। उसने रीत से पूछा, क्या बात है? रीत बोली, सॉरी सर, मेरी वजह से दादी जी की बर्थडे पार्टी खराब हो गई। मैंने कुछ नहीं किया था, वो मुझे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था और मैं ड्रिंक नहीं करती, सो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो आपका कजिन है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें पता होता कि वो मेरा कजिन है तो क्या तुम उसकी बात मान लेती? आदित्य ने पूछा। रीत कुछ नहीं बोली। आदित्य को लगा कुछ ना बोलने का मतलब हाँ ही है। उसे गुस्सा आ गया। उसने नाचते नाचते रीत को अपनी ओर खींचकर उसके कान में कहा, आगे से तुम्हें मेरे सिवा किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी से डरने की जरूरत नहीं, फिर चाहे वो मेरा चाचा का बेटा हो या खुद चाचा। बस मेरा साथ मत छोड़ना। रीत का सारा शरीर कांप गया। ये क्या था? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका डर कर कांपना आदित्य ने महसूस किया। उसे लगा कि रीत उसकी बात से डर गई, तो वो बोला, तुम ऐसी क्यों हो? मैंने तो बस यही कहा ना कि खराब लड़कों से दूर रहो। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? रीत कुछ नहीं बोली, इधर उधर देखने लगी। आदित्य फिर से बोलने लगा, देखो, हमारे घर में दादी जी की बात कोई नहीं टालता। मैं कैसे टाल सकता हूँ? मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और तुम भी ध्यान रखना, वो जितनी खुशदिल है उतनी ही गुस्से वाली है। लेकिन शादी? रीत बोलने ही लगी थी कि गाना बंद हो गया। वो चुप हो गई। दादी ने उन दोनों को अपनी तरफ बुलाया। दादी के साथ माँ और अंजू भी बैठी थी। वो दोनों भी वहां जाकर बैठ गए। दादी ने रीत से कहा, बेटा, मैंने तुमसे बिना पूछे ही शादी की बात कह दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? असल में हमें तुम अच्छी लगी, इसीलिए हमने ये फैसला ले लिया। रीत आदित्य के बात से डर गई थी, सो चुप बैठी रही। आदित्य ने दादी को इशारा किया तो दादी आगे बोली, देखो बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। तुम अपनी बात करो, हमें तुम्हारी राय चाहिए। और हाँ, मुझे सब लोग दादी कहते हैं, ऐसे ही तुम भी दादी कहो। हाँ दादी जी, मेरी इतनी औकात कहाँ कि आपकी बात ना मानो। मेरी किस्मत ने मुझे बहुत सरप्राइज दिए हैं, तो एक और सही। ऐतराज का तो सर से पूछिए, बाकी जैसे आप सबकी मर्जी। रीत ने कहा, चलो ठीक है, हम जल्द ही तुम्हारे घर आएंगे, दादी ने कहा। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। उसके सभी फ्रेंड्स भी उसके साथ आकर बैठ गए और सबने उन्हें बधाइयाँ दी। सब वापस जा रहे थे तो वरुण बोला, आदि की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यार, दिल खुश हो गया। आदि का पहला प्यार और उसी से शादी। वाह, क्या किस्मत है। एक है हम। बस दूसरों की शादियों में नाचने के लिए बने हो, वरना इतनी गर्लफ्रेंड्स में से किसी से शादी तो कर लेते। हाँ, महेश बोला। शादी तो कर लेता, रीत जैसे कोई मिलती नहीं ना, वरुण बोला। आज बोला, ये दोबारा मत बोलना। गनीमत समझो आदि यहाँ नहीं है, वरना तेरा मुंह तोड़ देता। मैंने उस दिन पूछा कि रीत पसंद है, तो पता है क्या कहता है? कहता है ये मेरे टाइप की नहीं है। तो मैंने पूछ लिया कि मैं बात कर लूं, मेरे टाइप की है। पता है मुझे कितने गुस्से से बोला कि इससे दूर ही रहना। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि इसे प्यार हो गया। कुछ देर रुककर दीपक ने जब भी मेट का दारा सिंह वाला डायलॉग बोला। मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच में क्या चल रहा है। सब हंस पड़े। महेश ने रश्मि से पूछा, तुम खुश हो? हाँ, अगर रीत सच में अच्छी लड़की है और आदि उसे चाहता है तो मुझे कोई दुख नहीं, बस वो खुश रहना चाहिए, रश्मि नम आंखों से बोली। महेश ने उसे गले लगा लिया। सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद दादी ने रीत के घर वालों के लिए गिफ्ट और खाना पैक करा कर दिया था और आदि से कहा, तुम रीत को घर छोड़कर आओ और ध्यान से जाना, ठीक है? रीत ने सबके चरण स्पर्श किए, फिर कार में बैठ गई। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। रेड लाइट्स पर जब कार रुकी तो आदित्य ने पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, आप बुरे नहीं हैं, मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ आप इतने पढ़े लिखे सफल, और कहाँ मैं जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की।
आपको तो मुझसे कई गुना अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। ये आज कहा है और ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ये सब नहीं सुनूंगा, ओके? आदित्य ने रीत का मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा। रीत उसे देखते रह गई। रीत उसे इतने करीब देखकर घबरा गई और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। उसके बाद कार में फिर शांति हो गई। रीत के घर पहुंचकर आदित्य सारा सामान ऊपर ले जाने लगा तो रीत मना करती है, पर आदित्य कहाँ मानने वाला था। आदित्य रीत के साथ उसके घर आ गया। घर में आते ही उसने आंटी और रीत की माँ को प्रणाम किया। वो इसे देखते ही खुश हो गई। माँ बोली, बेटा जी ये सब क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? बेटा हमें इस तरह शर्मिंदा ना किया करो। रीत पहले ही अंदर चली गई थी। आदित्य बात तो उसकी माँ की सुन रहा था, पर ध्यान उसका रीत की तरफ था। माफ करना आंटी जी, पर ये सब मेरी दादी जी ने भेजा है आप लोगों के लिए। मैं कुछ नहीं लाया हूँ। आंटी जी, मेरी दादी ने रीत को मेरे लिए पसंद किया है। वो जल्दी आप लोगों से मिलने आएंगी। क्या कह रहे हो बेटे? दादी तो चाहती है तुम्हें हमारी रीत पसंद है ना? जी आंटी जी, मेरी मर्जी के बिना मेरी दादी ऐसा ना करती। चलो बेटा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। रोजी जाओ, दामाद जी का मुंह मीठा तो कराओ। माँ की बात सुनते ही रोजी आंटी भागकर मिठाई ले आई और आदित्य का मुंह मीठा कराया। फिर उन्होंने रीत को बुलाया। रीत आ गई। माँ ने रीत को आदित्य के साथ बिठाया और दोनों की नजर उतारी। भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। फिर जब आदित्य जाने लगा तो माँ ने रीत को उसे नीचे छोड़ने भेजा। रीत उसे नीचे तक छोड़ने आई। सर, वो बोलना चाहती थी कि शादी के बारे में एक बार फिर सोच ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या बात है, मेरे साथ ही चलना चाहती हो? आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बोली, अच्छा बाय, कहकर वो अपने घर की तरफ भाग ली। उसे जाते देख आदित्य के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो कार में बैठकर निकल गया। अगले दिन रीत सुबह तैयार हो रही थी, पर उसे अजीब सा डर लग रहा था। आदित्य के रात के रवैये से डर गई थी वो, पर ऑफिस तो जाना ही था। माँ ने उसे टिफिन तैयार करके दिया। ये आदित्य को दे देना, कहना कि तूने खुद बनाया है। मैं झूठ क्यों बोलूं जब मैंने बनाया ही नहीं? पता नहीं इस झल्ली का क्या होगा। चल, जो कहना हो कह देना, बस उसे खिला देना, ठीक है? रीत नीचे आई तो सामने आदित्य की कार खड़ी थी। आदित्य बोला, दादी जी ने कहा है तुम्हें लेकर जाऊं। अब मैं क्या करता, सो आ गया। रीत चुपचाप कार में बैठ गई। वो अपने पड़ोसियों को नहीं दिखाना चाहती थी। वो दोनों इकट्ठे ऑफिस आए। सारे ऑफिस में खबर फैल गई। रीत लिफ्ट में भी चुप रही। आदित्य भी कुछ नहीं बोला। रीत लिफ्ट से निकलते ही अपने रूम की तरफ भाग गई। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, सांस फूल गई थी। इतना शानदार बंदा उससे शादी कैसे कर सकता है? वो सोच ही रही थी कि आदित्य ने उसे बुलाया। वो गई तो आदित्य बोला, आज कॉफी पिलाने का मूड नहीं है क्या? ओह सॉरी सर, मैं अभी बनाती हूँ। वो जाने लगी तो पास पड़ी कुर्सी से टकरा गई। आदित्य भागकर उसके पास गया और उसे कुर्सी पर बिठाया। रीत, क्या है ये सब? तुम इस तरह करोगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, मतलब मैंने और भी काम करने हैं और तुम्हें ही बचाता रहूंगा तो बाकी काम कब करूंगा? रीत बोली, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। नहीं नहीं, कहीं चोट नहीं लगी है, कहकर वो आदित्य से दूर हो गई। आदित्य ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और उसने लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। आदित्य ने बचाकर स्कर्ट ऊपर करके देखा। उसका घुटना छिल चुका था। आदित्य बोला, ये क्या है? इसे चोट नहीं कहते क्या? आदित्य ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और जख्म साफ किया, फिर उस पर दवा लगाई। आदित्य ने रीत की तरफ देखा। वो रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, रो क्यों रही हो? रीत ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। आदित्य को उसका ये चुप रहना खटकता था। उसे लगा कि उसे अपने पापा की याद आ रही होगी। उसने पकड़कर उसे गले लगा लिया और बोला, इस तरह रोया मत करो। अब तुम्हारा दुख बांटने के लिए मैं हूं ना। मुझे बताओ, क्या दुख है, बोलो। रीत उसके अचानक गले लगाने से डर गई, पर जब उसने पूछा तो वो बोली, आप हमेशा डांटते रहते हैं,
मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा, कहकर वो और रोने लगी। आदित्य को उसके भोलेपन पर प्यार आ गया। उसने रीत की पीठ को थपथपाते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। असल में मैं सबके साथ ऐसे ही बोलता हूँ ना, पर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। ओके, अब चुप हो जाओ। आदित्य बोल रहा था, पर उसने उसे अभी भी गले लगाए रखा था। रीत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, तुम यही बैठो, कॉफी मैं बनाकर लाता हूँ, दोनों मिलकर पियेंगे। थोड़ी ही देर में आदित्य कॉफी लेकर आ गया। रीत वहीं बैठी थी। आदित्य ने उसे कॉफी देते हुए कहा, लीजिए मैडम, आपकी कॉफी। रीत उसकी एक्टिंग देखकर हंस पड़ी। आदित्य ने आज पहली बार उसे ऐसे हंसते हुए देखा है। उसे पता नहीं था कि हंसते हुए रीत और भी खूबसूरत लगती है। दोनों ने बैठकर कॉफी पी। फिर वो जाने लगी तो आदित्य ने पूछा, एक बात और पूछनी है तुमसे। जब से तुम कार में बैठी हो, तुमने मुझसे बात तक नहीं की और ऑफिस में आते ही भागकर अपने कमरे में चले गई। क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, बात वो नहीं है। असल में जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, दिल डरने लगा है। सब कुछ एक सपना सा लगता है। डर लगता है कि कल आंखें खुले और मेरे साथ कोई ना हो तो, पता चला सब सपना था तो, आपसे मिलना, यहाँ काम करना, फिर आपसे शादी, सब सपना हुआ तो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। ये देखो, ये धड़क रहा है ना, ये धड़कन सच है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं औरों जैसा नहीं हूं। रीत को उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली हुई। वो बोली, ठीक है, अब आप अपना काम कीजिए, सेठ सर आते ही होंगे। रीत अपने कमरे में आ गई। शिखा उसके पास आई और बोली, ओ, इतनी देर सर के कमरे में क्या कर रही थी? शिखा ने मजाक किया। शिखा, तुम मेरी असिस्टेंट हो या मैं तुम्हारी? मैं क्यों बताऊं मैं क्या कर रही थी? रीत ने भी मजाक में जवाब दिया। हाँ भाई, अब हमें क्यों बताओगी? नए नए यार मिल गए तो पुरानों को तो भूल ही गई हो, बेवफा, कहकर दोनों हंसने लगी। आदित्य को स्पेशल मीटिंग पर जाना था। उसने रीत को फोन किया, मैं मीटिंग पर जा रहा हूँ, सेठ मेरे साथ है, ऑफिस का ध्यान रखना, ठीक है? ओके, रीत ने कहा। पर आदित्य ने फोन नहीं रखा। तो रीत ने पूछा, कुछ और काम है? नहीं, बस यूं ही, आदित्य ने कहा और फोन रख दिया। फिर वो बाहर जाने से पहले रीत के कमरे में आया। बोला, लूथरा की फाइल दो। शिखा फाइल ढूंढने लगी। आदित्य रीत के सामने बैठकर रीत को देखने लगा। शिखा ने आकर कहा, मुझे फाइल नहीं मिली। तो आदित्य बोला, ओके, रहने दो, कहकर वो चला गया। रीत और शिखा उसे देखते रह गए। आदित्य के जाने के बाद शिखा रीत से बोली, यार आदित्य सर कितने क्यूट हैं। हाय, मैं होती तो गले लगा लेती। आपको तो प्यार करना भी नहीं आता। पता है, वो यहाँ कोई फाइल वाइल लेने नहीं आए थे, आपको देखने आए थे। तभी तो मुझे काम पर लगाकर आपको देखते रहे। तू भी ना यूं ही फालतू की बातें करते रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पसंद करते, रीत ने कहा। अच्छा जी, अगर पसंद नहीं करते तो आपसे शादी क्यों करते? वो तो दादी के कहने पर कर रहे हैं। आए हाय, आपको कब समझ आएगा? अगर दादी की मर्जी की बात होती तो वो तो शिफाली से शादी कर लेते ना। उसे तो उनके सारे घर वाले पसंद करते थे, बस सर उसे पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये बात तो है। वैसे एक बात कहूँ, ये मुझे आज भी लेने आए थे और कह रहे थे कि छोड़ने भी जाएंगे। देखा, ये काम बॉयफ्रेंड के होते हैं। इसका मतलब वो खुद को आपका बॉयफ्रेंड मानते हैं। चल छोड़, काम करते हैं। वो ऑर्डर्स की फाइल निकाल और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में देकर आ। फिर पीआर डिपार्टमेंट को बताना है कि नेक्स्ट वीक का मॉल का जो उद्घाटन है उसके सारे अरेंजमेंट देख ले। शिखा फाइल लेकर चली गई। रीत भी कुछ फाइल्स पढ़ रही थी कि फोन पर मैसेज आया। उसने देखा आदित्य का मैसेज था। क्या कर रही हो? फाइल स्टडी। व्हिच वन? रैंडम। कुछ और कर लो।
क्या सर, मुझे याद कर लो। नॉट सो फनी। सब आदित्य की तरफ देख रहे थे। आज पहली बार आदित्य मीटिंग के दौरान फोन चला रहा था। आदित्य के चेहरे के भाव देखकर सब हैरान हो रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। किसी ने भी कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा सीरियस ही रहता था। अचानक आदित्य को भी एहसास हुआ सब उसे देख रहे हैं, तो उसने फोन साइड पर रख दिया। आदित्य ने जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म कराई। वो वापस ऑफिस आए तो दीपक का फोन आया। यार क्या बात है, शादी क्या फिक्स हुई, दोस्तों को भूल गया? आज सभी फ्री हैं, तू भी आ जा। ऐसा कर हमारी भाभी जी को भी ले आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा और उसे भी ले आऊंगा। उसने ऑफिस आकर रीत को बुलाया। शाम को क्लब चलना है मेरे साथ, दीपक ने बुलाया है। क्यों? एक तो यार तुम सवाल बहुत करती हो। तुम्हें पता है लड़कियां मरी जाती है मेरे साथ जाने के लिए। एक तुमको ही मेरे साथ चलने को कहो तो सवाल करने लगती हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई एलर्जी है क्या? ओके। शाम को छुट्टी के बाद वो क्लब पहुंच गए। वो एंटर करने लगे तो एक लड़की ने भाग कर आकर रीत को गले लगा लिया और बोली, रीत कहाँ थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। भगवान का शुक्र है तू मिल गई। कैसी है तू? सिमरन, तू 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 इंडिया वापस कब आई? रीत ने पूछा। तुम्हारे हालत के बारे में पता चला था तो मैं आ गई, पर तेरा किसी को पता ही नहीं था। आज मेरी नजर पड़ गई तुझ पर, नहीं तो तू मिलती ही नहीं। तू यहाँ किसके साथ आई है? मेरे साथ चल। सिमरन, ये है आदित्य, मेरे बॉस हैं, इन्हीं के साथ आई हूँ। इनके फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। फिर आदित्य से बोली, सर ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सिमरन। ये 1.5 साल हुए हैं अमेरिका चले गई थी, अभी वापस आई है। हेलो, मैं रीत का मंगेतर। अगर आप ठीक समझे तो हमारे साथ चलिए। आप किसके साथ हैं? मंगेतर? रीत तुम तो खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना रूम नंबर बता दो, मैं अपनी फ्रेंड्स को कहकर आती हूँ। आदित्य ने अपना रूम नंबर बता दिया। सिमरन अपने फ्रेंड्स को बोली कि उसे अपनी फ्रेंड मिल गई है, वो उसके साथ जा रही है। जब सिमरन कमरे में आई तो वहाँ सभी मौजूद थे। रीत ने सबको सिमरन से मिलवाया। तब सिमरन बोली, अब चले यार, बहुत दिन हो गए मिले हुए, कहीं चलते हैं, मेरे घर चल। रीत ने आदित्य से पूछा, मैं सिमरन के साथ जाऊं? बहुत दिन बाद मिले हैं, बैठकर बातें करेंगे। आदित्य को उसका पूछना अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है चले जाओ। 1 मिनट, अपना फोन दो मुझे। उसने उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। आदित्य ने उसे साइड में ले जाकर कहा, ये लो मेरा कार्ड, जो भी लेना हो ले लेना। हाँ, ये लड़की मुझे चुस्त लग रही है, तुम ड्रिंक वगैरह मत करना, ठीक है? ठीक है। सिमरन और वो रीत के घर आ गए। वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। कहाँ इतना बड़ा महल, कहाँ ये छोटा सा घर, पर उसे खुशी थी कि रीत खुश है। रीत ने उसे सनम के बारे में बताया। सिमरन, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, पर तुम्हें उस वक्त मैं गलत लगती थी, है ना? चलो, वक्त वक्त की बात है। ये आदित्य तो अच्छा है ना? हाँ ठीक है। दोनों काफी देर बैठकर बातें कर रही थी। फिर सिमरन बोली, चल यार बाहर घूमने चलते हैं। ओके चलो। वो लोग सिमरन की कार में घूमने निकल पड़े। सिमरन उसे बार क्लब में ले गई, पर रीत ने साफ मना किया। अभी वो दोनों बहस ही कर रही थी कि आदित्य वहां आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये ले आई थी, हम जा ही रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो मिलकर बैठते हैं। आदित्य ने रीत को देखा। रीत ने मना कर दिया तो आदित्य बोला, नहीं, रीत को ये जगह पसंद नहीं है, सो हम वापस चलते हैं। सिमरन वहां रुक जाती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। वो थोड़ी दूर आकर वापस वहीं आते हैं। आदित्य उसे दिखाता है, उधर देखो ध्यान से। रीत देखती है, वहां शिफाली आती है। वो सिमरन के साथ बैठ जाती है। आदित्य बोला, तुम बहुत ही भोली हो, हर किसी पर भरोसा कर लेती हो। मैं तो इसके मिलने के तरीके से ही सोच रहा था कि ये यहाँ अचानक कैसे आ गई। रीत, ये शिफाली से मिली हुई थी तो ये मेरे घर क्या करने गई होगी? ये तुम्हारे घर गई थी? चलो चलकर देखते हैं। दोनों घर आते हैं। माँ और आंटी भी हैरान हो जाती हैं कि आदित्य इस वक्त यहाँ। आदित्य रीत से पूछता है, कहाँ कहाँ गई थी वो? रीत उसे लिविंग रूम में सोफे के पास ले गई।
आदित्य ठीक उसी जगह बैठ गया। फिर उसने इधर उधर हाथ मारकर देखा तो सोफे के गद्दे के नीचे एक पैकेट मिला जिसमें सफेद पाउडर था। फिर रीत उसे अपने बेडरूम में ले गई। वहां भी गद्दे के नीचे एक सफेद पाउडर वाला पैकेट मिला। उसने सारे कमरे की अच्छी तरह जांच की। उसे 2 और पैकेट्स मिले। उसने उसी वक्त सेठ को फोन किया। सेठ के आते ही उसने वो पैकेट उसे दे दिए और कहा, इसकी अच्छी तरह से जांच करवाओ कि इसमें क्या है। दूसरा ये कि ये आया कहाँ से। फिर उसने सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ मुस्कुरा दिया। सेठ को भेजने के बाद उसने रीत की तरफ देखा। रीत बहुत घबरा गई थी। उसने उसे पकड़कर बिठाया। तो तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। ऐसा करता हूँ, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। मगर बेटा, हमारे इतने छोटे घर में तुम कैसे रहोगे? कोई बात नहीं आंटी जी, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप मेरे कमरे में सो जाइए, रीत ने कहा। अभी वो सोने की बात कर ही रहे थे कि डोरबेल बजी। रीत ने दरवाजा खोला। पुलिस वाले थे। वो बिना बोले अंदर आ गए। आदित्य ने रीत को पीछे किया और पूछा, क्या बात है इतनी रात को यहाँ? अरे आदित्य, आप यहाँ? असल में हमें खास सूत्रों से पता चला कि यहाँ पर ड्रग्स है और यहाँ 3 औरतें ड्रग डील करती हैं। इंस्पेक्टर, आपको किसी ने गलत खबर दी है। यहाँ सब शरीफ लोग हैं। ये मेरा ससुराल है। बाकी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। पुलिस वाले अच्छी तरह से सब जगह देखते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी इंस्पेक्टर को फोन आता है। वो ओके कहकर फोन रख देता है। फिर आदित्य से बोलता है, सॉरी सर, वो किसी ने झूठी खबर दे दी। इतना कहकर वो चले गए। रीत की तो सांस ही रुक गई थी। वो एकदम से सोफे पर गिर गई। आदित्य ने पकड़ लिया। उसने उसे संभाला। रीत, ये दुनिया बहुत ही बुरी है। किसी पे यूं ही भरोसा मत करना। पर अब तुम डरना मत, मैं हूं तुम लोगों के साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। रीत काफी डर गई थी। आदित्य ने दोनों आंटी को सोने भेज दिया। उसने रीत को सोने को कहा और बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उधर बार क्लब में सिमरन और शिफाली बैठी ड्रिंक कर रही थी कि पुलिस आ जाती है। क्लब में छापा पड़ता है और पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। दोनों हैरान। शिफाली बोली, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। इनके बैग चेक करो। इंस्पेक्टर के ऑर्डर मिलते ही लेडी पुलिस उनके बैग चेक करती है। बैग में से वही पैकेट निकलते हैं जो उन्होंने रीत के घर में रखे थे। वो कहती है, हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ से आए। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वो चिल्लाती रह जाती है। सुबह हर अखबार में खबर छपी थी कि शिफाली को क्लब में ड्रग्स बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। आदित्य ने फोन पर खबर देख ली थी, पर उसने किसी को नहीं बताई। रीत को अच्छी नींद आई। जब वो जागी तो आदित्य तैयार हो गया था। रीत भी जल्दी से तैयार हो गई और वो ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचकर आदित्य ने सेठ को बुलाया और कहा, अच्छा काम किया तुमने। बहुत सयानी बनती थी खुद में। अब पता चलेगा दूसरों के घर में ड्रग्स रखने का क्या मतलब होता है। रीत अपने काम में बिजी थी। आदित्य को उसकी माँ का फोन आता है। कल रात घर नहीं आई, क्या बात है? काम बढ़ गया है क्या वहाँ? नहीं माँ, कल एक जरूरी काम आ गया था, घर आकर बताऊंगा आपको, कहकर वो फोन रख देता है। ऑफिस में आदित्य से मिलने अर्जुन कुंद्रा आता है। अर्जुन जितना स्मार्ट था उतना ही पैसे वाला भी। आदित्य रीत को बुलाता है। रीत आकर उनके लिए कॉफी बनाती है। फिर वो कॉफी उनके सामने रखकर जाने लगती है तो अर्जुन उसे बुलाता है। क्या नाम है तुम्हारा? जी रीत। बड़ा प्यारा नाम है, यहाँ बैठो हमारे साथ। आदित्य ने रीत को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। रीत को पता था ये अर्जुन बहुत ही अमीर है और आज की डील हो जाती है तो आदित्य का बहुत फायदा होगा। वो चुपचाप आदित्य के पास बैठ जाती है। यहाँ मेरे पास आओ। आदित्य, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है, अर्जुन बोला। सॉरी, पर ये मेरी मंगेतर है, आदित्य ने कहा। मंगेतर जरूरी है या करोड़ों की डील? आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अपनी डील को अपने जेब में रखो। आदित्य तुम्हारी ऐसी डील पर थूकता है, दफा हो जाओ यहाँ से। आदित्य, तुम पछताओगे, कहकर वो वहां से गुस्से से चला जाता है। आदित्य रीत को पकड़कर गले लगा लेता है। रीत कहती है, आपने मेरे कारण इतनी बड़ी डील ठुकरा दी।
मुझे तुमसे प्यारा कुछ भी नहीं, पैसा तो कभी भी नहीं, कहकर उसे वो अपनी बाहों में कस लेता है। रीत को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि अर्जुन ने अगर कुछ बुरा किया तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बोला। रीत फिर कुछ बोलने लगी थी कि आदित्य ने उसके होठों पर किस करके उसकी बोलती बंद कर दी। रीत उसकी तरफ देखती ही रह गई। आदित्य रीत को किस कर रहा था कि दरवाजा खुलता है। वरुण बोलता हुआ अंदर आता है। यार ये अर्जुन यहाँ, वो सॉरी, मैं बाद में आता हूँ, वरुण उन्हें देखकर कहता है। रीत शर्म से लाल हो जाती है। वो आदित्य के सीने में मुंह छुपा लेती है। आदित्य को उसका शर्माना, ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। वो वरुण से कहता है, तू सेठ के कमरे में वेट कर, मैं आता हूँ। वरुण वहां से चला जाता है। आदित्य रीत के सिर पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए कहता है, वो चला गया है। अच्छा भट्टो, हाँ अगर तुम्हारा मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, कहकर आदित्य ने उसे और कस के पकड़ लिया। तब रीत ने इधर उधर देखा कि सच में वरुण चला गया है। तब उसने आदित्य को छोड़ दिया और वो हल्का सा मुंह झुकाकर खड़ी हो गई। आदित्य ने उसका मुंह ऊपर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम इस तरह शर्माओगी तो मेरा क्या होगा? इतनी प्यारी हो तुम कि मुझसे गलती हो गई। सॉरी, अब यहीं बैठो, मैं देखूं वो कमीना क्यों आया है। आदित्य के जाने के बाद भी रीत खुद को संभाल रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो काफी देर वहीं बैठी रही, फिर अपने कमरे में आ गई। उसे खुद से ही शर्म आ रही थी। शिखा ने उसे देखकर ही जान लिया कि कुछ हुआ है। उसने पूछा, ये गालों पे लाली, ये चेहरे पे रंगत, क्या बात है? कुछ नहीं, तू यूं ही हर बार कुछ भी मत बोला कर यार। तू काम कर चल। सर आप, शिखा ने जानबूझकर कहा। रीत का रंग एकदम बदल गया। उसकी धड़कन रुक गई। जब उसने देखा तो कोई नहीं था। उसने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। शिखा को लगा वो रो पड़ी तो वो उसे चुप कराने लग गई। वरुण और आदित्य बैठे बातें कर रहे थे। वरुण बोला, वो अर्जुन अपने आप को समझता क्या है? वो भाभी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? तुमने अच्छा किया जो भी किया, मैं होता तो मैं भी यही करता। आदित्य, वो सोचता है कि उससे डील नहीं हुई तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब उसे भी नानी याद ना कराई तो मेरा नाम भी आदित्य नहीं। अरे तू टेंशन मत कर, मैं किस दिन काम आऊंगा। ऐसा फंसाऊंगा साले को कि सोचेगा कि पंगा किससे लिया है। वरुण बोला। फिर कुछ देर रुक कर बोला, चल ठीक है अब चलता हूँ, तुम करो अपने काम, जल्दी ही अच्छी खबर सुनाऊंगा। आदित्य अपने रूम में आ गया। उसने सेठ को बुलाया और कहा, अर्जुन के साथ डील कैंसिल हो गई। अब उसके साथ फ्यूचर में कोई मीटिंग नहीं रखनी है। सेठ बोला, ओके सर, जो आपने सिंह बिल्डर्स के बारे में पता करने को कहा था मैंने कर लिया है। ये रही फाइल, आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसा लगता है किसी ने उसे जानबूझकर ड्रिंक कराकर कार में बिठा दिया। ये सीधे सीधे मर्डर है सर। हाँ, ऐसा करो, ये फाइल भी वरुण के पास भेज दो, वो देखेगा क्या करना है। तभी आदित्य का फोन बजता है। आदित्य फोन निकाल कर देखता है। आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, हाँ जी दादी जी। आदि, इतने दिन हो गए, रीत के घर वालों से बात करनी थी। कब जाना है बात करने? बात आगे बढ़ेगी तभी तो शादी होगी ना। दादी जी ठीक है, मैं रीत से पूछ के आपको बताता हूँ। ये ऐसा करते हैं, कल का दिन रख लेते हैं। पर करना क्या होता है? मतलब तू, मैं, तेरी माँ और अंजू, हम तीनों कुछ शगुन का सामान रीत के घर लेकर रीत को दे देंगे। उसके घर वाले तुझे शगुन दे देंगे। बस रोका हो जाएगा फिर रीत अपनी। उसके बाद जब मर्जी सगाई कर लेना और जब मर्जी शादी। ओके ठीक है दादी जी, मैं रीत को बता देता हूँ। आदित्य इंटरकॉम पर कॉल करके रीत को अपने कमरे में बुलाता है। वो सुबह वाली बात से डरी हुई धीरे धीरे आती है। आदित्य उससे कहता है, यहाँ इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ही जाऊंगा, यहाँ बैठो। वो उठा और रीत को पकड़कर सीट पर बिठा लिया। क्या बात है? वो दादी का फोन आया था,
वो तुम लोगों के घर हमारे रोके के लिए आना चाहती है। हम लोग मतलब दादी, माँ, अंजू दी और मैं, हम शगुन लेकर तुम्हारे घर आएंगे। फिर तुम्हें शगुन डालेंगे, बदले में तुम्हारे घर वाले मुझे शगुन डाल देंगे। बस अपना रोका हो जाएगा। आप सब लोग हमारे घर आओगे? हाँ, लेकिन हमारा घर तो छोटा सा है। दादी, माँ और अंजू दी क्या सोचेंगे? हमें शर्म महसूस होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। उन्हें तुम पसंद हो तो सब पसंद है। ठीक है, तो क्या मैं अब जल्दी घर चले जाऊं? जाकर कल की तैयारी भी तो करनी है। ओके, जाओ। चलो मैं छोड़ आता हूँ और माँ से भी बात कर लेते हैं। आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। उसने उसकी माँ को सारी बात बताई। माँ को चिंता हो गई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आदित्य बोला, आंटी आप चिंता ना करें, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो चारों रीत के घर आए। रोजी आंटी और रीत की मम्मी ने पहले चाय का फिर खाने का बंदोबस्त किया। दादी ने रीत को कपड़े गहने दिए। रीत की माँ ने भी आदित्य को सूट और सोने का कड़ा पहनाया। आदित्य ने मना किया, पर रीत की माँ बोली, बेटे हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बच्चों के लिए तो बड़ों का आशीर्वाद ही काफी है, आदित्य की माँ बोली। फिर सबने मिलकर खाना खाया। अंजू ने हंसते हुए कहा, आदित्य और रीत, अब तुम दोनों आधे हस्बैंड वाइफ हो गए हो। अब तुम बिना किसी डर से इकट्ठे घूम फिर सकते हो। सब हंस पड़े। रीत शर्मा कर मुंह नीचे करके बैठ गई। आदित्य को इसकी ये अदा बहुत पसंद थी। तब दादी ने सलाह दी, आदि तुम रीत को कभी घुमाने ले गए हो? मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डेट पर? अरे कहाँ दादी जी, आपको लगता है आदि कभी रीत को लेके गया होगा? इसको बिजनेस से फुर्सत मिले तब ना। तो ठीक है, अब इतना समय पड़ा है, तुम लोग जाओ घूमो फिरो, दादी ने उन्हें कहा। फिर रीत की माँ से बोली, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। जल्दी ही शादी की तारीख भी फिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं। फिर दादी, माँ और अंजू चल दिए। आदित्य रीत को लेकर डेट पर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसने रीत से पूछा, तुम बताओ कहाँ चले? असल में मैं कभी डेट पर ही नहीं गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।